Good morning, everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों, तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अमीर खान मुताकी जी, इन्होंने दरअसल में नई दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इन द एम्बेसी ऑफ अफगानिस्तान। अब एक्चुअल में अगर हम बात करें तो इनकी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ गई। उसका रीज़न ये था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई भी महिलाएं नहीं थी। देयर वर नो वुमन जर्नलिस्ट। अब सोशल मीडिया के ऊपर ये आया कि महिला जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं किया गया, पर इन्होंने बाद में जब क्लैरिफाई किया, इन्होंने ये बोला कि दरअसल में बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एंड दैट इज वाई वहां पे टेक्निकल एरर्स की वजह से महिलाएं नहीं आ पाई। बट जो सेकंड वाली आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें महिलाएं थी एंड बहुत सारे क्वेश्चन भी इनसे पूछे गए महिलाओं के रोल के बारे में कि कितना फ्री है महिलाएं अफगानिस्तान के अंदर। तो उन्होंने क्लियरली ये बताया कि महिलाओं को पूरी आज़ादी है अफगानिस्तान के अंदर एंड इस तरह से काफ़ी अच्छे से अब अफगानिस्तान के अंदर चीज़ें वापस से बेहतर हो रही हैं, ऐसा यहाँ पे अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना था। बट एक जो बात हुई वो रिगार्डिंग थी पाकिस्तान के। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि पिछले दिनों पाकिस्तान ने यहाँ पे कुछ एयर स्ट्राइक्स करी थी काबुल के अंदर। उनका पर्पस ये था कि जो टीटीपी है ना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसको यहाँ पे खत्म करना। अब पाकिस्तान ने ये क्लेम किया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लीडर हैं उनको मार गिराया गया है। बाद में टीटीपी ने इसको बोला था कि नहीं, ये अपने आप में गलत चीज है, ये गलत खबर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मुताकी जी ने ये बोला कि पाकिस्तान के साथ वो बातचीत करने के लिए रेडी हैं। वो चाहते हैं कि डायलॉग से, डिप्लोमेसी से आपस में बातचीत करके यहाँ पर हम इस मसले का हल निकालें। पर अगर मान लो यहाँ पे पाकिस्तान बातचीत के लिए सामने नहीं आता है तो अफगानिस्तान के पास फिर और भी ऑप्शंस हैं। बेसिकली वो यहाँ पे पाकिस्तान को कह रहे थे कि जो वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करता है ना पाकिस्तान, दूसरे देशों के अंदर जो इस तरह से टेररिज्म फ्लो आपका कराता है, उसको यहाँ पे रोकने की जरूरत है पाकिस्तान के द्वारा। तो ये कुछ बातें थी जो इनके द्वारा यहाँ पे बताई गई। दोस्तों, डेट है आज की 13 अक्टूबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारी टीम के द्वारा यूपीएससी पीवाई की बुक यहाँ पे रिलीज करी गई है। इस पीवाई क्यू बुक के अंदर पिछले 31 साल के आपको सॉल्व पीवाई क्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे प्रीलिम्स के। साथ ही साथ हर पर्टिकुलर टॉपिक को, मतलब सब्जेक्ट, हर पर्टिकुलर चीज को टॉपिक वाइज हमने सेग्रीगेट किया हुआ है एंड हर एक ऑप्शन की बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी हुई है। और साथ ही साथ ये भी बताया हुआ है कि अगर आपको थोड़ा लॉजिक से वहां पे उस आंसर तक पहुंचना था, वो कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये जो बुक है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ये आपको अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, पीडब्ल्यू स्टोर पे मिल जाएगी। इन सभी लिंक्स को मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहां जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है टाइम्स हायर एजुकेशन के बारे में। देखो, एक ना यूके बेस्ड टाइम्स हायर एजुकेशन है। ये आपकी दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग देती है, जिसको हम टाइम्स रैंकिंग के नाम से जानते हैं। यूनिवर्सिटी में देखा जाता है कि वहाँ टीचिंग कैसी है, रिसर्च इन्वायरमेंट कैसा है, रिसर्च क्वालिटी, इंटरनेशनल आउटलुक, इंडस्ट्री पे किस तरह से इम्पैक्ट है उसका, है ना, वो सारे एलम्स वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। तो इस तरह से टोटल दुनिया भर की 2000 से भी ज़्यादा, एग्जैक्ट नंबर है 2191 यूनिवर्सिटीज़ को इन्होंने यहाँ पे इवेल्युएट किया। ये यूनिवर्सिटीज़ 115 देशों को यहाँ पे बिलोंग करती हैं एंड इस तरह से इन्होंने यहाँ पे इनको रैंकिंग देने की कोशिश करी। अब इस रैंकिंग में अगर आप नोटिस कर पाओगे तो जो फर्स्ट रैंक आया ना वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का था। और ये बिल्कुल इट मेक्स कंप्लीट सेंस, ठीक है, कि इस तरह से दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगर हम टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उनमें आपको 7 यूनिवर्सिटीज़ आपको यूएसए की देखने को मिलेंगी और 3 यूनिवर्सिटीज़ आपको यूके की देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों बात करें भारत की, तो भारत के तरफ से यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत सारी हैं, पर टॉप 200 के अंदर एक भी भारत की यूनिवर्सिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी। भारत की जो पहली यूनिवर्सिटी है दैट इज योर आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। ये सबसे टॉप पे है, जो कि 201 से 250 बैंड, मतलब इसमें एग्जैक्ट रैंकिंग नहीं होती बाद वाली यूनिवर्सिटीज की, उनको बैंड दिया जाता है। तो भारत की जो आईआईएससी बैंगलोर है ना, वो 201 से 250 बैंड वाले के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो भारत की इस तरह से 128 यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग मिली है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, 2000 से भी ज्यादा रैंकिंग्स दी गई हैं यूनिवर्सिटीज को, उनमें 128 यूनिवर्सिटीज भारत की हैं। पिछले साल 107 थी और ये यूएसए के बाद आपका सेकंड नंबर है मोस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज का। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरह से 18 परफॉर्मेंस इंडिकेटर इनके द्वारा देखे जाते हैं, लर्निंग इन्वायरमेंट, रिसर्च, इनोवेशन, ग्लोबल एंगेजमेंट, ये सारी चीजें, ठीक है। एंड
टॉप 100 तक यूनिवर्सिटीज को रैंक मिलेगा, उसके बाद उनको बैंड दिया जाएगा, पोजीशन नहीं मिलेगी, एक रेंज उनको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये चीजें हैं टाइम्स हायर एजुकेशन या द टाइम्स द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के बारे में, जिसको हमें आइडिया यहाँ पे लेना था। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, दैट इज योर कन्वर्जन थेरेपी। थोड़ा इस टर्म को अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर कन्वर्जन थेरेपी होती क्या है। देखो कई बार ना इसको गे क्योर थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो कोई भी ऐसी प्रैक्टिस या कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिसके माध्यम से एक पर्सन की सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर उसका जो जेंडर आइडेंटिटी है उसको हम यहाँ पे बदलने की कोशिश करते हैं। बेसिकली लेट से आप एक गे पर्सन को देखते हैं और आपने सोचा कि भाई इस बंदे को एक ट्रीटमेंट दिया जाए जिसके माध्यम से वो स्ट्रेट हो जाए। ये ट्रीटमेंट को हम कन्वर्जन थेरेपी बोलेंगे। या फिर कई बार एक इंसान होता है, वो बोलता है कि मैं ट्रांसजेंडर हूं, अब हम चाहते हैं कि यार इसकी आइडेंटिटी चेंज करी जाए, तो जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन थेरेपी। अब अपने आप में इससे साइकोलॉजिकल बिहेवियरल इंटरवेंशन यहाँ पे करे जाते हैं, पर साथ ही साथ पास्ट के अंदर अगर हम बात करें ना तो बहुत सारी अलग अलग हार्मफुल प्रैक्टिसेस इसमें इंक्लूड की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिक शॉक, फोर्स्ड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, डेप्रीवेशन। देखो बेसिकली ना जबरदस्ती एक इंसान को कई बार कोशिश की जाती है कि नहीं भाई तू गे नहीं है, तू स्ट्रेट है, तो कई बार उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स देके मतलब उसको समझाने की कोशिश की जाती है कि आप अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर अपनी जिस तरह से आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो उसको आप चेंज किया जाए। अब ये चीजें अपने आप में बड़ी खतरनाक है, क्योंकि अगर आप किसी बंदे को फोर्सफुली उसका चेंज करवाने की कोशिश करेंगे या फिर उसको इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश करेंगे तो उससे उसका डिप्रेशन आ सकता है, एंग्जाइटी आ सकती है। कई बार लोगों ने यहाँ पे सुसाइड वगैरह भी इन्फेक्ट किया हुआ है। ट्रॉमा, गिल्ट, इस तरह की चीजें मेंटल लेवल के ऊपर एक इंसान के दिमाग को इम्पैक्ट कॉज करती हैं। तो बहुत सारी दुनिया में इस तरह की बॉडीज हैं, जैसे आपका अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, जिन्होंने ये बोला है कि भाई ये जो चीजें हैं ना कन्वर्जन थेरेपी वाली, ये अपने आप में अनसाइंटिफिक है, हार्मफुल है। जो हमारे होमोसेक्सुअलिटी है, जेंडर डाइवर्सिटी है, ये कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। जैसे इंडिया में भी ना बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर मैं गे हूं तो लोग बोलेंगे कि भाई तेरे तो दिमाग में होता है, तेरे तो और कुछ तो नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी हैं कि ये मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, और इसीलिए इस तरह की जो कन्वर्जन थेरेपीज हैं जो फोर्सफुली किसी को करना है, ये नहीं होनी चाहिए। तो 20 से भी ज्यादा यूएस स्टेट्स के अंदर यहाँ पे कन्वर्जन थेरेपी यहाँ पे बैन कर दी गई है। हालांकि कुछ कुछ एरियाज में यहाँ पे जैसे रिलीजियस लीडर्स या अनलाइसेंस काउंसलर्स को यहाँ पे उनके ऊपर ये बैन अप्लाई नहीं होता। बात करें दोस्तों भारत की, तो भारत के अंदर आप नोटिस कर सकते हो कि 2022 में नेशनल मेडिकल कमीशन ने कन्वर्जन थेरेपी को एक तरह का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था। एंड इनफैक्ट हमारे पास यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट भी है। इस जजमेंट के अंदर यही डायरेक्ट किया गया था कि जो कन्वर्जन थेरेपी होती है वो अपने आप में इलीगल है, एंड अगर कोई डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसका लाइसेंस भी जा सकता है। ठीक है, अब आज के समय यूएसए में इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है। यूएस का सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर पूरे केस को सुनेगा कि कन्वर्जन थेरेपी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दैट इज इट इज वेरी मच इन द न्यूज, एंड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी ये पास्ट में न्यूज में आ रखी है। आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज रोग प्लेनेट CHA11077626। अब देखो सबसे पहली बात तो समझो कि रोग प्लेनेट क्या होते हैं। देखो नॉर्मली अगर हम किसी प्लेनेट की बात करें तो वो किसी ना किसी स्टार को ऑर्बिट कर रहे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। पर कई बार ऐसे प्लेनेट हो सकते हैं या प्लेनेट के साइज के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी स्टार को ऑर्बिट नहीं करते, बस ऐसे ही स्पेस के अंदर फ्री फ्लोट कहीं पर भी ऐसे करते रहते हैं। अब इससे पता क्या होता है, ऐसे चीजों को हम बोलते हैं रोग प्लेनेट। इनको स्टडी करना बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हमें पता लगता है कि आखिर एक प्लेनेट की जब हम बात करते हैं और जब हम एक स्टार की बात करते हैं, उसके बीच की जो लाइन है ना, यहाँ पे बहुत ही पतली हो जाती है। तो इस तरह के रोग प्लैनेट्स को स्टडी करना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। अब ऐसा ही रोग प्लैनेट हमने एक आइडेंटिफाई किया है, दैट इज योर CHA11077626। चिली से पर्टिकुलर आपका ये जो प्लैनेट था, इसको यहाँ पे आपका देखा गया, जो आपका यूरोपियन स्पेस साउदर्न ऑब्जर्वेटरी है, वेरी लार्ज टेलीस्कोप इन चिली, यहाँ से डिटेक्ट किया गया। तो ध्यान रखिएगा ये एक गैस जाइंट है। जैसे आप लोग जानते हो ना जुपिटर, जुपिटर भी गैस का ही एक प्लेनेट आपको देखने को मिलेगा। अर्थ जो है वो रॉकी है, तो अर्थ की तरह नहीं है, ये जुपिटर की तरह आपको यहाँ पे एक गैस जाइंट आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे ये स्टार क्यों नहीं है,
स्टार इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन फ्यूजन नहीं होती। स्टार बनने के लिए आपका हाइड्रोजन फ्यूज होगा, हीलियम में कन्वर्ट होगा, इस तरह से वो पूरा पूरा प्रोसेस फ्यूजन का चलता रहेगा, बट ये चीज इसके अंदर नहीं होती। दैट इज वाई हम इसको यहाँ पे स्टार नहीं बोल सकते। हाँ, सिमिलर है स्टार की तरह पर है नहीं स्टार। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास फनल करती है इनवर्ट्स की तरह, जैसे एक नए स्टार का बर्थ होता है। और ये हमारे यहाँ से 620 लाइट ईयर्स आपको अवे देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब हम बात करें ना लाइट ईयर की, तो लाइट ईयर टाइम को नहीं बल्कि लाइट ईयर डिस्टेंस को दर्शाता है। तो इतना दूर आपको यहाँ पे CHA 11077626 आपको देखने को मिल जाएगा। इट इज इन द मिल्की वे गैलेक्सी इन द कैमिलियन कॉन्स्टेलेशन। इसका जो मास है वो लगभग 5 to 10 टाइम्स है जुपिटर के, एंड साथ ही साथ ये 1 से 2 मिलियन साल ही पुराना है। इसीलिए एस्ट्रोनॉमी के अंदर आप इसको काफी यंग बोल सकते हैं। वैसे तो देखो हो गया काफी टाइम, पर एस्ट्रोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ये यंग टाइम ही यहाँ पे इसको हम बोलेंगे। तो ये पर्टिकुलर आपको प्लेनेट के बारे में पता होना चाहिए। कई बार इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये CHA 11077626 न्यूज में था, क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इट इज अ रोग प्लेनेट। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज योर स्वालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, आप सबने चिनाब रिवर के बारे में सुना हुआ है, बिल्कुल। अब आप लोग नोटिस करो, जैसे इंडस की मैं ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहा हूँ, तो एक दोस्तों ये होगी आपकी इंडस रिवर, है ना। उसके जस्ट आपको नीचे आपको झेलम रिवर देखने को मिलेगी, उसके नीचे आपको यहाँ पे चिनाब रिवर देखने को मिलती है, फिर आपका रावी हो गया, फिर यहाँ पे आपकी ब्यास रिवर है, फिर सतलुज है। ये आपको नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर इस तरह से पता होना चाहिए। ऊपर आपका इंडस, फिर आपका झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलुज। ये नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर हो गया। अब हमारा जो फोकस होगा वो होगा चिनाब रिवर के ऊपर, राइट। दोस्तों, जब हम चिनाब रिवर की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि चिनाब जो वर्ड आया ना, ये 2 वर्ड से मिलके आया है। एक है आपका चंद्रा और एक भागा। चंद्रा और भागा जब ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, वहीं से नाम निकलता है आपका चेनाब। ठीक है, तो चेनाब रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? एट टांडी इन हिमाचल प्रदेश। फिर इस तरह से यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश के थ्रू नॉर्थ वेस्ट मूव होती हुई, जम्मू कश्मीर के थ्रू मूव होती हुई, फिर एंटर करती है पाकिस्तान के अंदर, राइट। एंड इसकी आप मेजर ट्रिब्यूटरीज आप देख सकते हो। ये तो मैंने बता ही दिया कि मर्ज होने से चंद्रा और भागा की बनती है, पर मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो मरूसदर, झेलम और सोहन रिवर इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। आगे जाके ये सतलुज रिवर्स के अंदर मर्ज कर जाती है इन पाकिस्तान, जो आगे जाके फिर इंडस के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर जाती है। चिनाब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपके कंस्ट्रक्ट होते हैं, एंड इवन वहाँ पे लोकल लोग जो है ना, उनकी अलग अलग स्टोरीज के अंदर भी चिनाब नदी का जिक्र मिलता है। तो इसीलिए लोकल लोगों के लिए भी अपने आप में इस पर्टिकुलर रिवर की बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ आप लोग नोटिस करिएगा कि जब पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद से हमने जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, जिसको कि वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था, हमने यहाँ पे उसको सस्पेंड कर दिया। अब उसके माध्यम से, इंडस वाटर ट्रीटी के माध्यम से जो चुनाव था ना, उसे मेजर कंट्रोल पाकिस्तान का हुआ करता था। पर अब ऐसा नहीं है, अब तो हमने यहाँ पे इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, राइट। तो अब भारत क्या कर रहा है, मतलब हालांकि पहले से ही चला आ रहा है, हम यहाँ पे चिनाब नदी के ऊपर स्वालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं। एंड ध्यान रखने वाली बात यह है, ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होगा। रन ऑफ द रिवर मतलब यहाँ पे एक्चुअल में आपका वाटर जो है ना, वो स्टोर नहीं किया जाएगा, वाटर को यहाँ पे इकट्ठा नहीं किया जाएगा, बस डायरेक्टली जिस तरह से आपका पानी फ्लो कर रहा था, वहीं से हम यहाँ पे करके पानी को डाइवर्ट करके यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे। ये है आपका रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। ये आपके जम्मू कश्मीर में रामबान डिस्ट्रिक्ट में है, एंड इसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी जो है नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन आपको देखने को मिल जाएगी, NHPC बेसिकली जो है। प्लस एट द सेम टाइम अब ये सेंटर के कंट्रोल में रहेगा पूरा पूरा प्रोजेक्ट, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सबके लिए यहाँ पे ये बन जाएगा। तो इसकी कैपेसिटी रहेगी 1856 मेगावाट, एंड हर साल लगभग ये 8000 मिलियन यूनिट हर साल ये बिजली प्रोड्यूस कर पाएगा। 2017 में हमने इसका जो कॉस्ट का अनुमान लगाया था वो 22,000 करोड़ के आसपास था, पर अब इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ के 31,000 के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है भारत के लिए, एंड इस तरह से जम्मू कश्मीर की हाइड्रो पावर कैपेसिटी बढ़ेगी, एंड इस तरह से रोजगार भी बढ़ेंगे, एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे आपका आ पाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन लोकल एक्शन फॉर ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बिल्कुल बेसिक में लेके चलूंगा। आप लोग COP सुनते हो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बेसिकली कुछ नहीं होता, एक मीटिंग होती है, आप ऐसा कह लो कि बेसिकली सुप्रीम बॉडी होती है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बॉडी किसी पर्टिकुलर जो डिस्कशंस या कुछ डिसीजंस लेती है। अब अलग अलग आपके कन्वेंशंस होते हैं,
पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। उसकी जो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसी को हम बोलते हैं कॉप। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो COP1 हुई थी वो आपको बर्लिन में देखने को मिलती है 1995 में। COP21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ बेसिकली 2015 का वो हो गया। उस तरह से COP26 जो ग्लासगो के अंदर हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत का जो विजन था वो यहाँ पे दिया उन्होंने। तो इस तरह से अपने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इस तरह से हर साल ये COP होती है UNFCCC की, जहाँ पे अपने अपने प्रोग्रेस को दर्शाया जाता है कि कितना हमने कमिट किया था क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, कहाँ तक हम पहुंच पाए हैं, उन कमिटमेंट्स को और कैसे बेहतर करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे COP में होती हैं। बाकी COP ने ना यहाँ पे आपके NDCs बताए जाते हैं, जैसे भारत के भी NDCs हैं, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, कि हम इस तरह से अपने यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करेंगे, हमारा नेट जीरो का टारगेट क्या है, ये सारे क्या किस देश के कितने चल रहे हैं। तो नए नए आपको अपडेट करने होते हैं और अपडेशंस भी बेहतर होने चाहिए पहले से। मतलब पहले कम कमिटमेंट था तो अब ज्यादा कमिट करो दुनिया को बचाने के लिए। तो अब दोस्तों जो 30th COP होगी ना वो अगले महीने नवंबर के अंदर होगी, ब्राजील के अंदर, ब्राजील बेलम के अंदर आपको ये कॉन्फ्रेंस देखने को मिल जाएगी। पहली बार ऐसा होगा कि जो COP होगी वो अमेजोन बेसिन के दिल में होगी। बेसिकली ब्राजील कहाँ पे है, अमेजोन के पास में, ठीक है ना, अमेजोन का मेजर हिस्सा ब्राजील में ही है। सो दैट इज वाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अमेजोन का। दे आर ऑल्सो कॉल्ड दैट लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड इसीलिए आप नोटिस कर पाओगे कि क्लाइमेट रेगुलेटर के लिए बहुत बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट बन जाएगी, जो आपकी अगले महीने यहाँ पे COP होने जा रही है। इस बार इनहेंस्ड NDC 3.0 सबमिट करने हैं। बेसिकली जैसे नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन होते हैं ना, तो पहले 1.0 था, फिर हमने उसको अपडेट करके और उसको बेहतर किया 2.0, अब 2.0 से 3.0। ये इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले से कमिटमेंट कम कर दिया, नहीं, आप उनको यहाँ पे इनहेंस करेंगे। तो बस इस पर्टिकुलर COP के अंदर यही होने वाला है, जहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि कुछ टाइम पहले जो ग्लोबल स्टॉक टेक 1 हुआ ना, कि हमने बोल तो दिया था पेरिस एग्रीमेंट, पर कितना काम हम कर पाए हैं वो ग्लोबल स्टॉक टेक 1 ने हमें बताया कि कितनी प्रोग्रेस हमारे सामने आई है, क्या क्या गैप्स हैं। अब उसके हिसाब से हम अपने इनहेंस्ड NDC 3.0 यहाँ पे सबमिट करेंगे। बाकी लॉस एंड डैमेज फंड हो गया, उसको कैसे फाइनेंस करना है, ग्लोबल साउथ की आवाज कैसे आगे लेके जानी है, ये सारी चीजें बेलम डिक्लेरेशन के अंदर आने वाली हैं नेक्स्ट महीने। ठीक है, तो उसी की तैयारी चल रही है COP30 की, जो अगले महीने होने जा रहा है। अब उसी की तैयारी के अंदर आप ऐसा कह सकते हो कि एक अराइज सिटीज फोरम 2025 यहाँ पे हुआ दिल्ली के अंदर। क्या हुआ इसके अंदर, अराइज की पहले फुल फॉर्म देखो, अडेप्टिव, रेजिलियंट, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल। ये दरअसल में ना लोकल गवर्नमेंट, बेसिकली आपके जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, लोकल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज हो गया, उनका क्या रोल है आपके क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात रखी गई। प्लस लोकल गवर्नमेंट्स का क्या विजन है, लोकल गवर्नमेंट्स क्या चाहते हैं जिस माध्यम से वो भी कंट्रीब्यूट कर पाए क्लाइमेट चेंज को रोकने के अंदर, वो सारा डिस्कशन यहाँ पे हुआ। तो आइडिया यही था, भारत से ब्राजील, फ्रॉम भारत टू बेलम, आइडियाज टू इम्प्लीमेंटेशन। तो इसको को होस्ट किया एक तो भारत की तरफ से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स है, एंड उसके अलावा एक NGO है ICLEI साउथ एशिया। ये बेसिकली जो NGO है ना, इसके अंदर 200 से भी ज्यादा आपकी रीजनल गवर्नमेंट्स हो गया, ठीक है, उनके मतलब, और साथ साथ ओवरऑल अगर हम बात करें तो 2500 से भी ज्यादा लोकल, जो मतलब लोकल लेवल के ऊपर जो आपकी बॉडीज हैं वो इसका पार्टिसिपेंट आपको देखने को मिल जाएंगी, जो अर्बन डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। तो क्लियरली इसमें यही हुआ कि इस पर्टिकुलर मीटिंग में आप कह सकते हो कि 200 से ज्यादा डेलीगेट्स आए 60 सिटीज से अक्रॉस 25 कंट्रीज। उन्होंने अपनी अपनी बात रखी ताकि आपके सिटीज और कोलैबोरेशन और ज्यादा इंक्रीज हो पाए। तो आउटकम इसका यही था, दिल्ली डिक्लेरेशन निकला, एंड ग्लोबल साउथ के जो लोकल बॉडीज की आवाज थी उनको हम यहाँ पे अब आगे लेके जा पाएंगे। तो कमिटमेंट्स यही हुई कि एक तो पहली बात ये है कि हमारे जो नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस है ना, उनको हम यहाँ पे और एडवांस करेंगे। हमारे जो अडेप्टेशन, सर्कुलरिटी एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, मतलब एक तो सर्कुलरिटी मतलब सर्कुलर इकोनॉमी, ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु बनाई और उसको डायरेक्टली फेंक दिया, नहीं, उसको रिन्यू, रिसाइकल, रीयूज करो आप कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें नेट जीरो की तरफ, आप यहाँ पे पार्टिसिपेटरी अप्रोच यहाँ पे अडॉप्ट करो, लोकल लोगों को भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाना चाहिए नेट जीरो टारगेट को यहाँ पे अचीव करने के लिए। एंड इस तरह से आप सिटीजन्स को, वुमेन को, यूथ को, इनको भी यहाँ पे लोकल डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व करो। यहाँ पे ये बातचीत रखी गई आपके दिल्ली डिक्लेरेशन के अंतर्गत। बाकी साउथ साउथ कॉपरेशन हमें यहाँ पे बढ़ाना है, सिटीज को भी यहाँ पे आराम से फंड्स वगैरह मिल पाए, वो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं। ठीक है, तो सिटीज का डेफिनेटली बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है
एंड ये सारा डिस्कशन यहाँ पे आपको देखने को मिला। इसी को हम क्या बोलते हैं, दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ लोकल एक्शन फॉर ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स। देखो नाम देखो ना इसका, क्लाइमेट गोल्स ग्लोबल है पर एक्शन जो होगा वो लोकल लेवल के ऊपर होगा। सो दैट इज वाई दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। रही बात आपके ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड साथ ही जो मैंने आपको सैटरडे होमवर्क दिया था उसमें एक था स्नो लेपर्ड के बारे में। तो स्नो लेपर्ड बिल्कुल आपका IUCN शील्ड्स के ऊपर आपको वल्नरेबल स्टेटस देखने को मिलेगा। सो दैट इज वाई दिस इज करेक्ट। लिटरेचर के अंदर आपको जो नोबेल प्राइज मिला है बिल्कुल हंगरी के ऑथर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, दिस इज ऑल्सो राइट। द्रव्या पोर्टल के बारे में चीजें बिल्कुल आपके सही मेंशन्ड है। लास्ट अगर हम बात करें, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जब भी SAR की बात आई, ये सर्च एंड रेस्क्यू की बात होती है। दरअसल में रीस RX-25 और कुछ नहीं है, ये मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज थी जिसके माध्यम से किस तरह से हमारी प्रिपेयर्डनेस है, क्या हम ऑपरेशनली रेडी हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन मिलकर कैसे काम करना है, वो सारा डिस्कशन हुआ। ये डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ लैंड के रिगार्डिंग नहीं था, इसलिए चौथा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये थी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।